Welcome to my YouTube channel Math is where math become easy by Aisha Azhar. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। इससे पहले हमने जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए उन्हें हम इनडेफिनेट इंटीग्रल या सिंपल इंटीग्रल कहते थे। किस वजह से कि उसके अंदर आप लोगों को पता है हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करवाते थे। अब उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू आपके पास हो सकती है, उसकी वैल्यू चेंज करेंगे आपके पास आंसर चेंज हो जाएगा और एक डेफिनेट आंसर आपके पास नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक स्पेसिफिक आंसर आएगा, नंबर की फॉर्म में एक डेफिनेट नंबर आएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब वो डेफिनेट नंबर किस तरह से आएगा वो आप लोग देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डेफिनेशन से भी हमें पता चलेगा। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमें लिमिट्स जो हैं वो दी हुई होती हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जिसके ऊपर हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और उस अपर और लोअर लिमिट की वजह से हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, एन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स, इसको आप ए टू बी रीड करेंगे, बी टू ए नहीं करेंगे, फ्रॉम ए टू बी। लोअर लिमिट इसकी ए होगी, अपर लिमिट इसकी बी होगी। इस तरह से याद रखें कि जो लोअर साइड पे है वो लोअर लिमिट है और जो अपर साइड पे है वो अपर लिमिट है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आगे उन्होंने मज़ीद ए और बी को एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ए और बी क्या हैं, वेयर ए एंड बी आर लोअर एंड अपर लिमिट रिस्पेक्टिवली, यानी ए आपके पास लोअर लिमिट है और बी आपके पास अपर लिमिट है। इज़ कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें आपके पास अपर और लोअर लिमिट गिवन हो और आप इस लिमिट के मुताबिक फंक्शन को इंटीग्रेट करें, उस फंक्शन को हम कहते हैं डेफिनेट, उस इंटीग्रल को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और वो इक्वल है डी बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आपको पता है कि एंटी डेरिवेटिव कहते हैं हम इंटीग्रल को, कि डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो एक तरह से आप इसका डेरिवेटिव का इन्वर्स ले रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी और फिर आप पहले इसमें पुट करेंगे अपर लिमिट, ठीक है, माइनस इसमें पुट करेंगे आप लोअर लिमिट। और आपको पता है कि फाई ऑफ बी और फाई ऑफ ए आपने किस तरह से फाइंड करना है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था और इसके हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आपने इनको जब आप माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट में आपके पास एक डेफिनेट नंबर आएगा, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। अब एक सिंपल इंटीग्रल या इनडेफिनेट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रल में क्या डिफरेंस होगा, आपके माइंड में ये चीज़ आएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करती चलूँ। एक पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया कि डेफिनेट, जैसे कि उसके नेम से पता चल रहा है कि उसका एक डेफिनेट नंबर आंसर के अंदर हमें मिलेगा, और इनडेफिनेट जैसा कि उसके नेम से पता लग रहा है आर्बिट्रेरी मैनी सॉल्यूशंस होंगी ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को चेंज करते जाएं, आपके पास इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं ना, फाई ऑफ एक्स प्लस सी। अब कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करते जाएं, सोल्यूशन चेंज होता जाएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है, बल्कि आपके पास आंसर में एक रिज़ल्ट आ रहा है, एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट आ रहा है। फिर नेक्स्ट जब हम इंटीग्रेट करते हैं, सिंपल इंटीग्रल में हमारे पास कोई लिमिट्स गिवन नहीं होती, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास अपर और लोअर लिमिट्स गिवन होती हैं। ये इसका सेकंड डिफरेंस है। फिर थर्ड डिफरेंस में मैं आपको बताती जाऊँ कि जो ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, जिस तरह से आपने डेरिवेटिव की सिग्निफिकेंस पढ़ी थी, उसमें हमने सिग्निफिकेंस के अंदर क्या पढ़ा था कि डेरिवेटिव बेसिकली हमें क्या देते हैं, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट ऑन विच वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव। तो इसी तरह से जो इंटीग्रल हैं वो हमें क्या देते हैं, वो हमें
किसी भी कर्व यानी जिस फंक्शन का आपको पता है कि हर फंक्शन एक कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, उसका ग्राफ एक कर्व की फॉर्म में बनाया जा सकता है। तो कर्व के अंडर कोई ना कोई एरिया आ रहा होगा, ठीक है, बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ऑफ कर्व एंड वाई एक्सिस। तो वो जो एरिया हमारे पास है उसको कैलकुलेट करता है ये इंटीग्रल, ठीक है, उसको इंटीग्रल कैलकुलेट करता है। लेकिन जब हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो वो टोटल एरिया को कैलकुलेट नहीं करता, यानी जो हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है वो कर्व के नीचे टोटल एरिया को कैलकुलेट करेगा, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में आने वाले कर्व के नीचे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में आने वाले एरिया को सिर्फ कैलकुलेट करेगा। ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इन इंटीग्रल के प्रोसेस से पहले मैथमेटिशियंस ने जब ये इंटीग्रल जब तक नहीं आए थे तब तक एरिया जस्ट एक स्पेसिफिक फिगर का कैलकुलेट कर सकते थे। उनके पास फार्मूला था सर्कल के लिए, उनके पास फार्मूला था ट्रायंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए, हेक्सागन, पेंटागन, सब के लिए फार्मूला था। लेकिन कर्व के अंडर एरिया कैलकुलेट करने के लिए उनके पास कोई फार्मूला नहीं था। तो उस एरिया को वो किस तरह से कैलकुलेट करते थे, डिवाइड करते थे कर्व एरिया अंडर द कर्व को स्मॉल रेक्टेंगल्स के अंदर। उससे हमारे पास जो है वो ईच रेक्टेंगल का पहले वो एरिया कैलकुलेट करते थे और फिर सब एरियाज़ का सम करके वो टोटल एरिया कैलकुलेट करते थे। लेकिन उस प्रोसेस में थोड़ी सी जो है वो एफिशिएंसी उसकी कम होती थी। किस रीज़न की वजह से कि जिस तरह से अब आप यहाँ देखें, अगर हम ये ट्रायंगल यहाँ पे हम रेक्टेंगल ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, और हम इसका एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वाला एरिया उस कैलकुलेशन में मिस हो जाएगा। इसी तरह से हर रेक्टेंगल में कुछ थोड़ा सा एरिया था जो कर्व के बीच में मिस हो रहा था और एग्जैक्ट कैलकुलेशन एरिया अंडर द कर्व की नहीं आ रही थी। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल से हमारे पास जो है वो एक डेफिनेट आंसर आने लगा और हम इजीली कैलकुलेट करने लगे एरिया अंडर द कर्व। तो डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली हमें क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। और वो कर्व की कौन सी कर्व होगी, वो कर्व रिप्रेजेंट कर रही होगी उस फंक्शन को जिसका हम इंटीग्रल ले रहे होंगे। तो यहाँ पे भी मैंने जो है इसी चीज़ को जो है वो डिस्कस किया हुआ। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एरिया अंडर द कर्व के लिए मैंने लिखे हैं ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाए। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन गिव अस द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। जिस तरह से डेरिवेटिव हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव ले रहे होते थे उस पॉइंट पे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट देता था, इसी तरह से जो इंटीग्रेशन है वो हमें क्या देगा, इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर द कर्व देगा। अब वाइल द डेफिनेट इसी तरह से डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देगा, पूरा एरिया नहीं देगा कर्व के नीचे का, बल्कि कर्व के दरमियान में जो 2 पॉइंट्स है, एक इंटरवल होगा उसके दरमियान का एरिया देगा, जैसे मैंने आपको पिछली फिगर में शो कराया है। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में कर्व जो है वो उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फंक्शन को हम कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इस कर्व के अंडर जो एरिया है उसको इंटीग्रल कैलकुलेट करेगा। और ये मैंने जो आपको बात बताई है कि पहले एरिया को किस तरह कैलकुलेट किया जाता था, स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया जाता था, उसमें एफिशिएंसी नहीं थी, थोड़ी सी उसमें डिफेक्ट्स है। अगर इसी रेक्टेंगल को अगर आप इस एरिया को लेने के लिए इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा एक्सीड करके ये इस तरह से बना लें तो आपके पास ये एक्स्ट्रा एरिया आ जाता है। उस केस में भी आपके पास परफेक्टली एरिया कैलकुलेट नहीं होता था, लेकिन इंटीग्रल का प्रोसेस हमारे पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन देता है, ठीक है। और वो जो हमारे पास थोड़ी सी एफिशिएंसी कम आ रही थी, ये स्मॉल रेक्टेंगल्स ड्रॉ करके एक हमारा प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा ईजी हो गया, ठीक है। हमें वो रेक्टेंगल्स बना के हर रेक्टेंगल का अलग जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता था एरिया, फिर हम उस सब का सम करते थे। उस सारे प्रोसेस की जगह अब आपने एक सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। एक तो हमारा प्रोसेस थोड़ा सा जो है वो फास्ट हो गया, ठीक है, हमें काम थोड़ा करना पड़ा और हमारे थोड़े टाइम में हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। दूसरा, हमारे पास इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो गई, जो थोड़ा सा एरर आ रहा था वो हमारे पास इसकी वजह से ओमिट हो गया। अब नेक्स्ट हम जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस और उसके रिज़ल्ट्स को
डिस्कस करेंगे। For more such videos, don't forget to subscribe my channel.